हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझने जा रहे हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को समझने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथियों के साथ इस चैनल को शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए और चैनल को, जो भी आप चैनल पर वीडियोस देख रहे हैं उन सबको पूरी तरह से वॉच करिए, उसको कंप्लीटली वॉच करिए। अगर कंप्लीटली वॉच आप नहीं करते हैं तो आपको टॉपिक्स या वीडियोस क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप कमेंट भी करिए आपको कैसे लगती हैं वीडियोस, और इसके बाद इन वीडियोस को इम्प्रूव किया जाएगा आपके अकॉर्डिंग, आपकी जरूरत के हिसाब से। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और जो सबसे बड़ी जरूरी चीज है आपके लिए क्या, कि आप जो भी वीडियोस देखते हैं उसको पूरा देखिए। क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ मूव ऑन। आज हमारा टॉपिक है क्या, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हमें पढ़ना है हमें क्या, कैपेसिटर। ये पढ़ना है कैपेसिटर, ठीक। तो कैपेसिटर पढ़ते समय हम लोगों को ये पता होगा कि हम लोग यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके होते हैं। पहले क्या पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसके अलावा हम लोगों ने गॉस लॉ भी पढ़ा है और गॉस लॉ के एप्लीकेशंस भी पढ़े हैं, ठीक है ना। ये एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन गॉस लॉ, ये भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो आज हम लोग कैपेसिटर शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हमें कुछ तो पता ही होगा क्या, कि अगर हम किसी कंडक्टर मींस कि जो करंट और हीट को क्या कर सके, अपने से होकर जाने दे या अलाउ करे, उसे कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। जो करंट और हीट को फ्लो करा सके खुद से होकर, उसे कहते हैं कंडक्टर। आप इतना जानते ही हैं। तो अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उस चार्ज को देने की वजह से उस कंडक्टर का इंक्रीज करता है पोटेंशियल। इसको हम लोग पहले से जानते हैं। क्लियर टू एवरीवन? क्या, कि इफ the charge gives any conductor then the potential is to be increases of the conductor. Clear to everyone? क्या हमने बोला है कि अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते, चार्ज मींस मान लो Q आपने दिया तो उससे उसका क्या इंक्रीज कर गया, पोटेंशियल मींस V इंक्रीज कर गया। ये हुआ। अगर इतना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे इस साइन को। तो हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV। क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV। अब C क्या है, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या है, या कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, ये भी बोल सकते हैं, नो डाउट। क्लियर? और C कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। C के लिए कुछ बाउंडेशंस है। क्या है वो, कि C अपने सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर पर भी डिपेंड है, ठीक है। कि आपने इसको, या मैं बोल सकता हूं कि कंडक्टर को आपने कहां रखा है, कंडक्टर को आपने किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है या कहाँ रखा है, कैसे रखा है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। उसके आसपास का वातावरण, एटमॉस्फेयर कैसा है। क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से कि C इज इक्वल टू Q बाई V। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर कंडक्टर को हम क्या दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, तो उससे उसकी कैपेसिटी क्या होती है, मान लो बढ़ती जा रही है। लेकिन एक टर्म और है, पोटेंशियल नाम का टर्म। अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है, यहां पे थोड़ा समझिएगा ध्यान से, अगर पोटेंशियल कंडक्टर का बढ़ रहा है तो नो डाउट उसकी कैपेसिटी घटती है। क्लियर टू एवरीवन? इसको हम लोग आगे पूरी तरह से जनरल तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो इसको ही आगे बढ़ाते हैं। यहां समझिए ध्यान से, हम सबको पता है कि चार्ज की यूनिट कूलम और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम। इतना आप सबको पता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, C की यूनिट क्या होगी, तो C इज इक्वल टू, भाई क्या लिख सकते हैं आप लोग, कूलम स्क्वायर पर जूल। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। लिख सकते हैं ना। कैसे लिखा आपने, क्योंकि चार्ज की यूनिट होती है कूलम और पोटेंशियल की यूनिट होती है क्या, पोटेंशियल को आपको याद होगा कि आप लिखते थे W बाई क्यू। तो W बाई क्यू का मतलब कि Q ऊपर क्या, तो Q का स्क्वायर मींस कूलम का स्क्वायर, और इसका नीचे जूल। यहां B आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां B लिख सकते हो, कूलम का स्क्वायर, या आप इतना समझ गए, ठीक। अब डायमेंशंस अगर मुझे निकालनी है तो मैं डायमेंशंस भी तो निकाल ही सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं हम लोग, क्यों नहीं।
तो डायमेंशन निकालने का मतलब क्या हुआ, हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखो कूलम का स्क्वायर मतलब AT का स्क्वायर, डायमेंशन इसकी क्या है AT का स्क्वायर, नो डाउट। और अपॉन जूल के लिए, जूल मीन्स वर्क, वर्क के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं ML की 2 T की -2। इतना तो अपने को पता ही, पहले से बिल्कुल पता है। अगर इतना पता है तो हम लोग इसी को और आगे समझते हैं। जब इसको हम लोग आगे लिखेंगे तो देखो ध्यान से आप, क्या होगा m ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। l की 2 है, ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, बिल्कुल। t की -2 है और यहां से t का 2 है, t का -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 और 2 मिलकर t का 4 होगा। और a की जितनी है एज इट इज 2 रहेगी, कितनी है, ये हुई डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटेंस। इसको क्या कहते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ एनी कंडक्टर इज नोन एज कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। फिर से सुन लीजिएगा, क्या, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ एनी कंडक्टर इज नोन एज कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ द एनी कंडक्टर। ओके, इसके अलावा इस कैपेसिटेंस की एक और यूनिट होती है जिसको आप बोलते हैं फेरेड। क्या बोलते हो, फेरेड, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, क्या, सी की यूनिट, या यहां पे मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कैसे हम लोग लिख सकते हैं, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, समझिए, कैपेसिटेंस इज टू बी फेरेड। इसकी एक यूनिट क्या होती है, फेरेड होती है, याद रखिएगा क्या होती है, फेरेड। ये भी लिख सकते हैं। अब हम लोग बोल सकते हैं जी 1 फेरेड इज इक्वल टू 1 कूलम, क्या, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, ठीक। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो तो उस कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटेंस होती है, उसे कहते हैं 1 फेरेड। क्या, फिर से सुन लीजिए, अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाए तो उस कंडक्टर की कैपेसिटी को कहते हैं 1 फेरेड, या उस कंडक्टर के कैपेसिटेंस को कहते हैं 1 फेरेड। ओके, क्लियर टू एवरीवन, आगे बढ़ते हैं, ठीक। थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको आगे। अब हमारे पास क्या है, हम बोल सकते हैं कि जी फेरेड एक लार्ज यूनिट है कैपेसिटेंस की। फेरेड क्या है, लार्ज यूनिट है किसकी, कैपेसिटेंस की या कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर की। हम इसके प्लेस पर छोटी यूनिट इनकी इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो कह सकते हैं कि 1 फेरेड को नहीं यूज कर हम 1 माइक्रो फेरेड यूज करेंगे। कितना, 1 माइक्रो फेरेड, ये सब यूज करते हैं। 1 माइक्रो फेरेड यूज होता है 10 टू द पावर -6 फेरेड। कितना, 10 टू द पावर -6 फेरेड। और पिको फेरेड भी यूज करते हैं, 1 पिको फेरेड, ये होता है 10 टू द पावर -12 फेरेड। याद रखिएगा, क्लियर, क्या, 1 माइक्रो फेरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फेरेड और 1 पिको फेरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फेरेड, बिकॉज it is the smallest unit या small unit of the capacitance of the capacitor, because farad is the bigger unit of the capacitance or capacity। क्लियर टू एवरीवन, क्या, कि फेरेड एक बड़ी यूनिट होती है किसकी, कैपेसिटी की या कैपेसिटेंस की। सो इसके प्लेस पर, इसकी जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं, पिको फेरेड और माइक्रो फेरेड। क्लियर टू एवरीवन, ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक।
अब अगर हमारे पास मान लो एक आइसोलेटेड क्या हो, स्फेरिकल कंडक्टर हो या सेल हो, तो हम उसकी कैपेसिटी को काउंट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, तो हम लोगों का क्या टॉपिक है अभी, द कैपेसिटी ऑफ अ आइसोलेटेड spherical cell, ठीक, स्फेरिकल सेल है हमारे पास कोई, मान लो ये है, ये एक स्फेरिकल सेल हमारे पास है, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कि इसकी कैपेसिटी हमें पता करनी है जी। चलो, इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज दे रखा है। अब ये कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली क्यों है, क्योंकि इस पर चार्ज क्यों पॉजिटिव है, हम लोग पहले पढ़ के आए हैं पोटेंशियल से इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सो इसके दो पॉइंट की, इस सरफेस के किसी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह जीरो होगा, तो इसे कहते हैं क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा। अगर ये पॉइंट P है और ये Q है तो P और Q पर पोटेंशियल सेम होने वाला है, ये इसका मतलब होगा, ठीक है। तो मैं मान लूं कि इसकी रेडियस कितनी है भाई, चलो A रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी है, A है, और मैंने इसको चार्ज दे रखा है, मान लो Q चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया है, Q चार्ज दिया, बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पोटेंशियल इसका निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मान सकते हैं इसको K डाइलेक्ट्रिक वाले मीडियम में रखा है तो K यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और Q/A, ये पोटेंशियल का तो फार्मूला आपने पढ़ा ही है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो थोड़ा इसको आगे बढ़ाइए। तो आप कहोगे जी कि भाई तब कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, या कैपेसिटेंस इसका क्या होगा, तो बोलोगे C इज इक्वल टू Q/V। V की वैल्यू पुट करने वाले हो आप, बिल्कुल करोगे, तो Q, और देखो ध्यान से, पूरे के लिए आप यहां रख सकते हो क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाला मीडियम है, तो और इसके बाद क्या, Q/A। ध्यान से देखिए, तो Q से Q कैंसिल होने वाला है, बिल्कुल होगा, और ये चीजें ऊपर चली जाएंगी। जब ये ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएगा आपके पास, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। इसका क्या मतलब हुआ, कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे हाथ लगा है। वो रिजल्ट क्या है कि किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल की जो कैपेसिटी होती है वह उस सेल पर चार्ज जितना होता है या उस सेल को दिए गए चार्ज पर डिपेंड ना कर किस पर करती है, उस सेल के रेडियस पर डिपेंड करती है। यही तो हो रहा है यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं, हमने चार्ज को सेल को कितना दिया था, Q चार्ज दिया था, बट हमारी जो कैपेसिटी है किसकी, सेल की, वह इसके चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि किस पर कर रही है, इसकी रेडियस पर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड कर रही है, इसकी रेडियस पर डिपेंड कर रही है। सबको आ रहा है समझ में, ठीक है। अभी मैंने इस सेल को कहां रखा है, K डाइलेक्ट्रिक वाले मीडियम में रखा है। अब मैं मान लूं कि इसको मैं एयर में रख दूं, कहां रख दूं, एयर में रख दूं, कहां रख दूं, एयर में रख दूं, तो मैं कह सकता हूं बिल्कुल जी, जब एयर में रखोगे तो चलो ये C0 हो गया, और एयर के लिए होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे, C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और देखा जाए तो यहाँ पे K इज इक्वल टू 1 आया, सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला ले जा सकते हैं। अगर मैं बोलूं C डिवाइडेड बाई C0, C डिवाइडेड बाई C0, तो क्या आपको मिलने वाला है, देखें ध्यान से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन में क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। तो देखें ये चीजें पूरी कैंसिल, ये कैंसिल, आपको क्या मिला, आपको मिला, आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, चलो ठीक है मैं यहां लिख रहा हूं। सो हमें मिला क्या, C अपॉन C0 इज इक्वल टू K, ये मिला। देखो क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर हुआ है क्या, कि किसी आइसोलेटेड सेल की या किसी कंडक्टर की क्या कैपेसिटी कहां पर, किसी मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, और
किसमें, एयर में उनका रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है। क्लियर टू एवरीवन? ओके, फिर से समझिएगा, अगर किसी कंडक्टर को हम एक बार एयर में रखें और उसी कंडक्टर को किसी डाइलेक्ट्रिक वाले के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में रखें, तो उन दोनों का जो रेशियो होगा उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होगा। ये कहने का मतलब था। सबको समझ में आया होगा अभी तक? क्लियर टू एवरीवन? I hope you will be understand this topic very well. Thank you. Okay.